हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का फिर से वाइड व्यू एकेडमी के एक लाइव सेशन में। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था, रेस्पिरेशन के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। आज रेस्पिरेशन के पार्ट 2 में हम लेकर आए हैं कि रेस्पिरेशन प्लांट्स में कैसे होता है और रेस्पिरेशन एनिमल्स में कैसे होता है। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल पे। अगर आप नए जुड़े हुए हैं और पुराने हैं, पिछले से हमसे जुड़े हुए हैं, तो आप लाइक कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं अपने रेस्पिरेशन पार्ट 2, जिसमें आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स को पढ़ने से पहले एक कंसेप्ट सीखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, और आपको ये भी पता होगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स की, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके सामने दो टाइप के आते हैं। एक प्लांट्स होते हैं और एक होते हैं एनिमल्स। अब अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स में वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो एनिमल्स हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, जो हमारे एक्वेटिक एनिमल हैं। हर तरह के एनिमल्स इस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो अगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इट मीन्स हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपनी लाइफ की एक्टिविटी, अपनी लाइफ के फंक्शन या उनको जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। विदाउट एनर्जी वो किसी भी काम को नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं एनर्जी की डेफिनेशन ही यही होती है कि एनर्जी इज अ टेंडेंसी टू डू एनी वर्क। अब अगर वो एक ऐसी चीज है जिससे हम कोई वर्क कर पा रहे हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो बिना काम के कोई चीज हो ही नहीं सकती। या हम ये कहें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर जिंदा रहना है, दे वांट टू अलाइव, तो उनकी लाइफ में कई सारे फंक्शंस होते हैं, कई सारे काम होते हैं। अब वो काम एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और वो काम आपकी बॉडी में इंटरनल भी हो सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारी बॉडी जो या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज होती हैं, उन बॉडीज में कई सारे ऑर्गन्स होते हैं, कई सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, और हर बॉडी पार्ट और हर ऑर्गन के जो इंटरनल फंक्शंस हैं वो भी अलग होंगे। तो उन इंटरनल फंक्शंस को करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, उनको परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए। आप एक्सटर्नल कोई फंक्शन कर रहे हो, एक्सटर्नल फंक्शन जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, हम पढ़ा रहा हूं, मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो ये एक्सटर्नल फंक्शन है मेरा। आप अगर पढ़ रहे हो तो वो भी आपका एक्सटर्नल फंक्शन है। कोई जॉब करता है तो वो उसका एक्सटर्नल फंक्शन है। तो किसी भी एक्सटर्नल या किसी भी इंटरनल फंक्शन को करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो अगर वो एनर्जी हमें चाहिए तो एनर्जी आती कहां से? तो अगर आपको याद हो, हमने अपने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि एनर्जी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन की प्रोसेस से आती है। किस प्रोसेस से आएगी? ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इट मीन्स क्या हम ये कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन बीइंग्स में एनर्जी के लिए। और अगर वो एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट मीन्स कहीं ना कहीं यही एक ऐसी प्रोसेस है जो आपके फंक्शंस के लिए बनी हुई है। अगर आपको फंक्शन परफॉर्म करने हैं, अगर आपकी बॉडी फंक्शन कर रही है, अगर आपकी बॉडी जिंदा है, तो वो किसकी वजह से है? ड्यू टू एनर्जी। और वो फंक्शंस जो एनर्जी की वजह से हो रहे हैं, तो एनर्जी आ कहां से रही है? तो हम कहेंगे ड्यू टू रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन के बारे में आप डिटेल में पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। तो अगर आप हमसे नए जुड़े हैं तो आप पार्ट 1 का वीडियो देखना ना भूलें। आपको पार्ट 1 का वीडियो आई बटन पे लिंक कर दिया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर रेस्पिरेशन को हम पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेशन को पढ़ने के बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन के टाइप्स क्या होते हैं, जिसमें हमने दो टाइप्स देखे थे, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, तो आपको याद होगा हमने बताया था कि एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जिसमें जब हमारा ग्लूकोज या हमारा सिंपल फूड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी रिलीज करता है। और अगर हम बात करें अनएरोबिक की, तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक का ठीक अपोजिट हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ग्लूकोज होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस की कोई भी जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो इतना आप सभी लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। तो आज हमारी क्लास है कि जो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन था, वो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बाद
अब हम बात करेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमने पढ़े थे, प्लांट्स और एनिमल्स, उनमें क्या अलग अलग तरीके से रेस्पिरेशन होता है। क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स और एनिमल्स थे, प्लांट्स की बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, एनिमल्स का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है। प्लांट्स में कई तरह के प्लांट्स होते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे पौधे के रूप में मिलते हैं हमें। लिविंग ऑर्गेनिज्म से अगर हम ह्यूमंस की बात करें या एनिमल्स की बात करें तो वो भी दो टाइप में आते हैं। कई लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो यूनिसेल्युलर हैं, कई लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो मल्टी सेल्युलर हैं। तो अब ऐसी क्या प्रोसेस है या ऐसे कौन से पार्ट्स हैं या ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से हम ये डिफाइन कर पाएंगे कि जो रेस्पिरेशन है वो रेस्पिरेशन प्लांट्स में और एनिमल्स में अलग अलग तरीके से होगी, इन डिफरेंट वेज। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होगा। तो अगर हमें सीखना है प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स क्या होते हैं, तो हमने देखा था प्लांट्स अगर न्यूट्रिशन के बेसिस पर हम बात करें तो दो टाइप के हमने बताए थे, या तो प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होगा या हेटेरोट्रॉफिक होगा जो अपना न्यूट्रिशन गेन करेगा। इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं वो फिर से दो कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो। आपने देखा होगा कई सारे प्लांट्स बहुत छोटे छोटे पौधों के फॉर्म में आते हैं और जो पौधे ही रहते हैं बहुत ज्यादा बड़े नहीं हो पाते। हम बात करें मेथी की, हम बात करें पुदीना की, या फिर जो मेहंदी का पेड़ होता है, या फिर जो पालक के पत्ते होते हैं, ये सब क्या है, ये एक ऐसे पौधे हैं छोटे छोटे जिनकी जो स्टेम्स होती हैं, जिनकी जो स्टेम्स होती हैं, जो टहनियाँ होती हैं, जो ब्रांचेस होती हैं, वो कैसी होती हैं, वो ग्रीन कलर की होती है। किस कलर की होंगी, ग्रीन कलर की होंगी। प्लस वो बहुत सॉफ्ट होती है, प्लस उनका साइज बहुत छोटा होता है। ठीक है, उनका साइज बहुत छोटा होता है, वो साइज में स्मॉल होती है। अब हम बात करें कि अगर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी टहनियाँ, जिनकी स्टेम्स ग्रीन कलर की हैं, सॉफ्ट हैं, साइज में छोटी है, तो उनको कहेंगे क्या, तो क्या हम उनको हर्ब्स कह सकते हैं, क्या हम उनको हर्ब्स कह सकते हैं, तो बिल्कुल वो हर्ब्स कहलाते हैं। अगर हम बात करें कि इसके अलावा और कौन से प्लांट्स हैं, और कौन सी कैटेगरी बन सकती है, तो जो सेकंड कैटेगरी बनती है वो बनती है उन प्लांट्स की जिनका जो स्टेम है वो ग्रीन कलर या सॉफ्ट या छोटा ना होकर वो कैसा होगा, वो हार्ड होगा, वो वुडी होगा, लकड़ी जैसा कठोर, और साइज में भी कैसा होगा, वो बड़ा होगा, बिग होगा। इस तरह से हम प्लांट्स को फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। पहली कैटेगरी एक ऐसे प्लांट जिनकी स्टेम कैसी है, ग्रीन कलर की है, सॉफ्ट है, साइज में छोटी है। दूसरे प्लांट्स जिनकी जो स्टेम्स हैं या फिर जिनकी जो ट्रंक होती है वो कैसी है, हार्ड है, वुडी है, साइज में बड़ी है। तो अब इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है रेस्पिरेशन पे, तो इसका इफेक्ट जानने के लिए एक बार हम दोबारा से अपनी पुरानी स्लाइड पर आते हैं कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जहां पर हमें दिया गया था कि लाइक एनिमल्स की तरह प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए। अब एनिमल्स की तरह प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए, ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि भाई एनिमल्स अगर अपनी लाइफ में कई सारे फंक्शंस या अपनी लाइफ की कई सारी प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए एनर्जी पर डिपेंड हैं, तो क्या प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, क्या उनको अपनी बॉडी के अंदर उनके इंटरनल फंक्शंस नहीं होते हैं। प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी बॉडी में भी कई सारे इंटरनल फंक्शंस होते हैं, उनकी बॉडी में भी कई सारी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं जो उनको जिंदा बनाए रखने में मदद करती हैं। तो उन सभी को परफॉर्म करने के लिए प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए, और प्लांट्स को भी जब एनर्जी चाहिए होती है तो वहीं से हमारा टर्म निकलता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। कि प्लांट्स में हम रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे, मींस प्लांट्स में एनर्जी आती कहां से है। क्वेश्चन क्या बन रहा है कि प्लांट्स में एनर्जी आती कहां से है, और जो एनिमल्स होते हैं उन एनिमल्स की तरह अगर प्लांट्स भी एनर्जी ले रहे हैं तो कैसे लेते हैं। क्लियर है, तो देखते हैं आगे कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स क्या है, तो दैट इज द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स में अगर रेस्पिरेशन की हम बात करें तो वो क्या है, तो वो एक एक्सचेंज है गैसेस का। किन गैसेस का, तो हम बात करेंगे ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का।
तो अगर आपको याद हो, इससे मिलता जुलता एक टर्म आता है फोटोसिंथेसिस, उसमें भी एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन चल रहा था। तो क्या आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि रेस्पिरेशन में भी सर ने ये बताया कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज चल रहा है, फोटोसिंथेसिस में भी सर ने ये बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज चल रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस बेटा सिंपल सा ये है कि रेस्पिरेशन क्या होता है, हमने बताया था फर्स्ट पार्ट में आपको कि रेस्पिरेशन मतलब ये होता है कि जब आपका फूड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक हो जाए, मींस रेस्पिरेशन में आपको एनर्जी जो चाहिए होती है, उस एनर्जी के लिए आपको ऑक्सीजन की रिएक्शन करवानी पड़ेगी, किससे? फूड से, या हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। क्लियर? इट मींस फूड की रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रही है तब एनर्जी मिल रही है, और इसका बाय प्रोडक्ट क्या था? तो हम कहेंगे एनर्जी के साथ साथ CO2 निकल रही थी। क्लियर है? अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस में इसका ठीक उल्टा हो रहा था। अब इसका ठीक उल्टा कैसे हो रहा था? तो हमने वहां देखा था, तो हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस, इसमें क्या करते हैं, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। तो अगर प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं तो उस खाने को बनाने के लिए क्या चाहिए? तो हम कहेंगे CO2 चाहिए, हम कहेंगे वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, तब जाकर खाना बनता है। और खाना बनता है, इसके साथ साथ वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। ठीक है? तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? तो दोनों में डिफरेंस सिंपल सा बेटा इतना है कि रेस्पिरेशन में प्लांट्स को ऑक्सीजन चाहिए थी और कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिलीज कर रहे थे एज अ बाय प्रोडक्ट। अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वो ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं एज अ बाय प्रोडक्ट। दोनों में डिफरेंस क्या निकल रहा है कि दोनों में मेन कंपोनेंट कौन से हैं? रेस्पिरेशन में मेन कंपोनेंट ऑक्सीजन है और फोटोसिंथेसिस में मेन कंपोनेंट कार्बन डाइऑक्साइड है। क्लियर है? तो दोनों में जब भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात आएगी तो कंफ्यूज नहीं होना है। रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस की अगर बात आती है तो मेन कंपोनेंट आपका क्या है? ऑक्सीजन, और बाय प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है? और फोटोसिंथेसिस में जब आपकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात आती है तो वहां पर मेन कंपोनेंट आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और बाय प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? आपकी ऑक्सीजन। क्लियर है? तो प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन हो रहा था उसका सिंपल सा मीन्स है कि एनिमल्स की तरह प्लांट्स को भी अपनी लाइफ की फंक्शंस, अपनी लाइफ की प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो जो एनर्जी आती है उनकी एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन से। क्लियर है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बेटा आप रेस्पिरेटरी गैसेस भी कह सकते हैं। तो रेस्पिरेटरी गैसेस एक सिंपल सा टर्म है, वो गैसेस जो रेस्पिरेशन प्रोसेस में इंक्लूड हो, रेस्पिरेशन प्रोसेस में शामिल हो, उनको रेस्पिरेटरी गैसेस कहा जाता है। जब भी क्वेश्चन आ जाए कि प्लांट्स में रेस्पिरेटरी गैसेस कौन सी है, तो प्लांट्स में रेस्पिरेटरी गैसेस कौन सी बनती है? हमने भी बताया कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन के दौरान दो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा था, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेस्पिरेटरी गैसेस कौन सी बनी? तो वो बनेंगी आपकी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दिया गया है कि अगर प्लांट्स को ऑक्सीजन चाहिए, अगर प्लांट्स रेस्पिरेशन कर रहे हैं मींस उनको एनर्जी चाहिए होगी। तो रेस्पिरेशन करने के लिए हमने अभी तक देखा था कि रेस्पिरेशन का मीन्स यही होता है कि रेस्पिरेशन में हम क्या पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जिससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो प्लांट्स में हमने ये तो पढ़ लिया था कि जो फूड होता है वो फोटोसिंथेसिस से बनता है। क्लियर है? अगर फूड फोटोसिंथेसिस से बन रहा है तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड हो जाना या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना। ठीक है? तो अगर फूड ऑक्सीडेशन हो रहा है फूड का, तो मींस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो प्लांट में ऑक्सीजन आती कहां से? क्योंकि हमने अभी तक ये पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ी रखी है, और फोटोसिंथेसिस में क्या सीखा था कि प्लांट्स क्या करते हैं? एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को
खींच लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। अब अगर वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं तो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन कहां से आ रही है? क्योंकि उसके लिए तो ऑक्सीजन चाहिए आपको, लेकिन प्लांट्स क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। लेकिन वो होता कब है? तो अभी हमने बताया आपको फोटोसिंथेसिस में। कहां होता है? फोटोसिंथेसिस में। लेकिन रेस्पिरेशन में ठीक उसका उल्टा होगा। रेस्पिरेशन में अगर जब प्लांट्स रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसमें होता क्या है कि उन्हें चाहिए ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जब उन्हें चाहिए होती है तो प्लांट्स दो तरीके से ऑक्सीजन को गेन करते हैं, मतलब ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं। अब वो ऐसे कौन से दो तरीके हैं जिन दो तरीकों से प्लांट्स ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहे हैं? तो पहला तरीका तो है डिफ्यूजन। पहला तरीका कौन सा है? डिफ्यूजन का। इट मींस प्लांट्स डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन गेन करते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं एक बार कि डिफ्यूजन होता क्या है। तो डिफ्यूजन की अगर हम बात करें तो डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस में आप क्या जानते हैं कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करना। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करना, इट मींस अगर थोड़ा और डिटेल में जाएं कि अगर मान लो हमारे पास एक बकेट है, क्या है? एक बकेट है। इस बकेट में हमने कुछ पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है बेटा? कुछ पानी भरा हुआ है। हम एक और दूसरी बकेट बनाते हैं और दूसरी बकेट में हमने फिर से पानी भर दिया। अगर हम पहली बकेट ए एंड बकेट बी, ए में हमने 5 लीटर वाटर भरा और बी में हमने ओनली 1 लीटर ऑफ वाटर फिल किया। तो अगर डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग होगा क्या कि हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया में ट्रांसफर होना। हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया में ट्रांसफर होने का मतलब क्या है? तो हमने भी बताया कि मान लो आपके पास दो बाल्टी हैं, बाल्टी ए और बी। अगर ए में 5 लीटर पानी भरा हुआ है और बी में 1 लीटर पानी भरा हुआ है, तो मटेरियल ज्यादा किसके पास है? तो हम कहेंगे ए के पास ज्यादा मटेरियल है और बी के पास कम मटेरियल है इन द कंपैरिजन ऑफ ए। तो क्या होगा कि डिफ्यूजन में क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। तो हमने क्या देखा कि हाई कंसंट्रेशन ए और बी में किसका है? तो हाई कंसंट्रेशन है 5 लीटर मतलब ए का, और लो कंसंट्रेशन किसका है? बी का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर ऑफ वाटर मौजूद है। तो हाई से लो की ओर बढ़ेंगे तो इट मींस 5 लीटर बकेट ए पॉइंट से हम बी पॉइंट की ओर वाटर को ट्रांसफर करना चालू कर देंगे। अब वाटर को जब 5 लीटर से 1 लीटर की ओर ट्रांसफर करना चालू किया, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर चालू करना ट्रांसफर करना स्टार्ट किया, तो वो कब तक होगा? जब तक वहां पर इक्विलिब्रियम ना बन जाए। क्या ना हो जाए? इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है? मींस इक्वल स्टेट में ना आ जाए। तो अगर ये 5 लीटर है और ये 1 लीटर है तो टोटल वाटर कितना है? कि सर 6 लीटर है। कितने कंपोनेंट्स हैं? सर 2 कंपोनेंट्स हैं। 2 में डिवाइड कर दो कि सर 3 लीटर ए में, 3 लीटर बी में। तो ए से बी की ओर कितना पानी जाएगा? तो हम कहेंगे सर 2 लीटर पानी ट्रांसफर होगा। और इसी प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मटेरियल को ट्रांसफर करना या शिफ्ट करना जब तक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश ना हो जाए। तो प्लांट्स में ये कैसे होता है? क्योंकि लिखा हुआ है कि जो हाउ डू प्लांट्स गेट ऑक्सीजन, के प्लांट्स को ऑक्सीजन मिलती कहां से? तो हमने क्या लिखा था कि बाय डिफ्यूजन, कि अगर प्लांट्स को डिफ्यूजन के द्वारा ऑक्सीजन मिल रही है तो वो कैसे मिल रही है, उसको थोड़ा देखते हैं एक बार। हम जानते हैं जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स में क्या होता है? उन प्लांट्स का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। सरफेस एरिया ज्यादा होने का मीन्स प्लांट्स का जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज्यादा होता है। इसका मीन्स क्या है कि अगर हम बात करें ये हमारी सॉइल है, सॉइल की लेयर, इसके नीचे हमारी प्लांट्स की रूट्स हैं, ऊपर हमने देखा ये ट्रंक, ये कुछ स्टेम्स निकली हुई हैं, यहाँ पर हम अगर बात करें हमारी लीव्स हो गई। तो आप देख पा रहे हो कि लीव्स जो होती हैं वो लीव्स क्या बहुत ज्यादा मोटी होती हैं? नहीं, पतली पतली होती हैं।
लेकिन उनका सरफेस एरिया ज़्यादा है। अगर हम बात करें स्टेम्स की, तो स्टेम्स भी बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती, पतली पतली होती है, लेकिन उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम बात करें ट्रंक्स की, उनके तनों की, तो वो भी बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता, उनका सरफेस एरिया लेकिन बहुत ज़्यादा होता है। तो डिफ्यूजन में होता क्या है कि इस प्लांट के चारों ओर जो ऑक्सीजन या फिर हम बात करें जो एयर मौजूद होती है, प्लांट्स के चारों ओर जो एयर मौजूद होती है, उस एयर में क्या है, ऑक्सीजन। तो प्लांट्स क्या करते हैं, हम उसके चारों ओर मौजूद एयर में से ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि एयर में मौजूद ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कैसा है कि सर हाई है, और प्लांट्स में तो सर प्लांट्स में लो है। क्यों लो है? क्योंकि प्लांट्स को चाहिए। प्लांट्स कौन है? प्लांट्स गेनर है। प्लांट्स कौन है? कि प्लांट्स गेनर है। जो व्यक्ति अगर या फिर हम बात करें मेरी कि मुझे अगर कुछ चाहिए होगा और अगर मैं किसी से लेता हूं तो मेरे पास कहने की उस चीज की कमी हो रही है। तो अगर हम बात करें प्लांट्स की कि प्लांट्स को ऑक्सीजन चाहिए और अगर वो एनवायरमेंट से ऑक्सीजन ले रहे हैं तो इट मींस प्लांट्स के पास क्या है, ऑक्सीजन की कमी है। तो प्लांट्स किस कैटेगरी में आ गए? सर प्लांट्स आ गए लो कंसंट्रेशन की कैटेगरी में। अगर वो प्लांट्स एनवायरमेंट मतलब एयर से ऑक्सीजन ले रहे हैं तो एयर किस में आ गई कि सर हाई कंसंट्रेशन में। क्योंकि भाई जान अभी हमने पढ़ाया कि हाई कंसंट्रेशन से ही लो कंसंट्रेशन क्यों ट्रांसफर होता है, या हम जिसके पास ज्यादा होता है उसी से तो कुछ मांग पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कम है और अगर हमें चाहिए तो हमें मांगना पड़ेगा। तो प्लांट्स को ऑक्सीजन चाहिए तो वो किससे मांग रहे हैं? एयर से। अगर प्लांट्स को चाहिए इट मीन्स प्लांट्स के पास कम है इट मीन्स लो कंसंट्रेशन। एयर से वो मांग रहे हैं मतलब उसके पास ज्यादा है, और ज्यादा है इट मीन्स हाई कंसंट्रेशन। तो एयर में मौजूद ऑक्सीजन जब प्लांट्स के चारों ओर मौजूद होती है एयर, उसमें से प्लांट्स क्या करते हैं, उस एयर में से ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेते हैं, उस एयर में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डिफ्यूजन बोला जाता है। कभी भी पूछा जाए क्वेश्चन में कि हाउ डू प्लांट्स गेट ऑक्सीजन, के प्लांट्स को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, तो सिंपल सा उसका आंसर है बाय डिफ्यूजन। क्योंकि प्लांट्स का सरफेस एरिया ज्यादा होता है जिसकी वजह से उसके चारों ओर मौजूद एयर में से वो ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इसी एक प्रोसेस से डिफ्यूजन से प्लांट्स को ऑक्सीजन की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है। क्लियर है? अब प्लांट्स को ऑक्सीजन की कमी पूरी हो गई तो इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद ये होगा कि हम जानते हैं प्लांट्स को जब ऑक्सीजन मिल गया और खाना तो वो खुद बना ही रहे फोटोसिंथेसिस के द्वारा, तो अब क्या होगा कि अब उनके पास ऑक्सीजन भी है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाया हुआ खाना भी है, तो अब वो इजीली रेस्पिरेशन कर सकते हैं, अब वो इजीली रेस्पायर कर सकते हैं टू रिलीज एनर्जी या फिर टू ऑब्टेन एनर्जी, जिससे वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। अब बात करते हैं कि प्लांट्स अगर रेस्पिरेशन कर रहे थे, उसका हमने मीनिंग पढ़ लिया कि प्लांट्स रेस्पिरेशन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, उन्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, उन्हें फूड कहाँ से मिलता है। अब बात करते हैं कि प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में। तो प्लांट्स में मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, पहला रूट, सेकंड स्टेम, और थर्ड आता है लीव्स। रूट, स्टेम और लीव्स। तो एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पर ये भी बनता है कि प्लांट्स में जो 3 मेन पार्ट्स होते हैं, रूट, स्टेम्स और लीव्स, इन तीनों मेन पार्ट्स में क्या होता है बेटा, तीनों में रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो अलग अलग तरीकों से होगी, बाय डिफरेंट वेज। अब वो अलग अलग तरीके या वो डिफरेंट वेज कौन सी हैं, जिन वेज से प्लांट्स में जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे कि रूट्स हो गया, लीव्स हो गए, स्टेम्स हो गए, इनमें रेस्पिरेशन हो सकता है। तो सबसे पहले पार्ट की अगर हम बात करें वो है रूट, कि प्लांट्स में जो रूट्स होती हैं उन रूट्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको भी समझते हैं धीरे धीरे। कि एयर प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, एयर प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, ये कुछ आपको समझ में नहीं आया, हो सकता है मुझे भी नहीं आ रहा समझ में। इसके पहले एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ लें। हमने देखा कि अगर प्लांट्स में 3 पार्ट होते हैं, रूट, स्टेम और लीव्स, तो बेटा हमने ये पढ़ा है बेटा कि जो रूट्स होती हैं वो रूट्स तो जमीन के अंदर या मिट्टी के अंदर गड़ी होती हैं। अब अगर रूट्स हमारी मिट्टी के अंदर है
तो वहां एयर कहां से आई? क्योंकि अभी अभी हम पढ़कर आए हैं कि प्लांट्स क्या कर रहे हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस से ऑक्सीजन को गेन कर रहे हैं। तो अगर वो डिफ्यूजन प्रोसेस से ऑक्सीजन गेन कर रहे हैं, इट मीन्स कि उनके एनवायरमेंट में आसपास जो एयर मौजूद है उसमें से ऑक्सीजन को ट्रैप कर रहे हैं। लेकिन भाई रूट्स तो जमीन के अंदर होती हैं, तो यहां पर एयर कहां से आई? यहां पर वो कैसे एनवायरमेंट से जो एयर मौजूद है उसमें से ऑक्सीजन को ट्रैप करेंगे? तो इसका क्या कंसेप्ट बनेगा? कहां से आप जानेंगे या फिर कहां से ऐसा कंसेप्ट बन रहा है कि भाई जो रूट्स से मिट्टी के अंदर या फिर सॉइल के अंदर हैं उनको एयर कहां से मिलेगी, उनको ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? क्योंकि इनके चारों ओर तो एनवायरनमेंट है, इनके चारों तो मिट्टी भरी हुई है। क्या ये क्वेश्चन आ रहा है माइंड में? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें? ये पहेली जो बनी हुई है कैसे सॉल्व होगी? कहां से हमें पता चले कि एनवायरनमेंट में मौजूद एयर रूट्स तक पहुंच रही है, एनवायरनमेंट में मौजूद ऑक्सीजन भी रूट्स तक पहुंच रही है? कैसे? तो छोटा सा डायग्राम पहले समझते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारी क्या है, कि ये हमारी लेयर है सॉइल की। कौन सी? ग्राउंड लेवल। कौन सी लेयर है बेटा? कि ये हमारी ग्राउंड लेवल है सॉइल का, जहां पर हमने प्लांट को लगाया है। ठीक है, अब अगर ये ग्राउंड लेवल है जहां पर हमने प्लांट्स को लगाया है, तो और क्या क्या दिख रहा है हमें? तो हमें यहां दिख रहा है कि सर ये तो रूट हो गई, ये निकल रही है बड़ी सी, ये सब क्या है कि सर ये रूट्स हैं। अगर ये रूट है, चलो ग्राउंड लेवल क्लियर हो गया, रूट्स क्लियर हो गई। और क्या दिख रहा है कि सर ये ब्राउन ब्राउन जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स कौन से हैं? वो पार्टिकल्स सॉइल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, एक और बात क्लियर। एयर स्पेसेस क्या है? कि एयर स्पेसेस जो हमारे सॉइल पार्टिकल्स हैं इनके बीच में बची हुई जगह। जैसे आपने अगर पढ़ा होगा मॉलिक्यूल्स के टाइम पे, उसमें एक टर्म आता था इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। उसका मीन्स क्या था? कि मॉलिक्यूल्स के बीच में बची हुई जगह, उसके बीच का स्पेस। तो क्या हम ये कर सकते हैं कि इंटर सॉइल पार्टिकल्स स्पेस कर दो कनेक्ट वहां पर, कि सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में बची हुई वो स्पेस जिस स्पेस में एयर फिल्ड है। क्या हो रहा है कि सॉइल के पार्टिकल्स, जिन पार्टिकल्स के बीच में जो जगह बच रही है, इसी जगह के बीच क्या है? एयर फील्ड है। क्या फील्ड है बेटा? एयर। और इस एयर में क्या होगी सर? ऑक्सीजन होगी। ठीक है, एयर स्पेस भी क्लियर हो गया। उसके बाद सर यहाँ पर हमें कुछ ये दिख रहा है कि जड़ें बनी हुई हैं, जड़ों के चारों ओर तीर से निकले हुए हैं। ये क्या है बेटा? इनको बोला जाता है रूट हेयर। क्या बोला जाता है? रूट हेयर। ये बहुत पतले पतले होते हैं हमारे बालों की तरह, और जड़ों के एंड पॉइंट पर ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। अब इसका काम क्या होता है? तो अब हमें रूट्स के बारे में समझ में आ गया, हमें ग्राउंड लेवल समझ में आ गया, सॉइल पार्टिकल्स देख ली, एयर स्पेस देख लिया, रूट हेयर देख लिए। अब बात करते हैं कि फंक्शन कैसे होता है, किस तरह से जड़ें जमीन में होने के बावजूद भी क्या करती हैं? अपनी एयर को ट्रैप करती, अपनी ऑक्सीजन को ट्रैप करती, ऑक्सीजन खींच लेती। इस क्वेश्चन पे यहाँ पर क्या करेंगे? छोटा सा एक फुल स्टॉप लेंगे, और ये क्वेश्चन मार्क हम आपके लिए लीव कर रहे हैं। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में पिन करना है, और आगे आने वाली वीडियो रेस्पिरेशन पार्ट 3 में इसका आंसर आपको दिया जाएगा, और आगे के हम दोबारा प्रोसेस इंक्रीज करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, एंड जुड़ने के लिए बने रहिए हमारे साथ ऐसी क्लासेस में। धन्यवाद।